पीएम मोदी आज 150 से ज्यादा स्टार्टअप कारोबारियों के साथ करेंगे बातचीत। इनोवेशन से राष्ट्रीय जरूरत को पूरा करने पर होगा जोर। समाजवादी पार्टी की वर्चुअल रैली पर कार्रवाई। 2000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज। लखनऊ एसपी से भी मांगा गया जवाब। रैलियों और चुनावी सभाओं पर लग सकती है रोक। आज चुनाव आयोग कर सकता है फैसला। सेना दिवस पर थल सेना प्रमुख आज परेड की लेंगी सलामी। पहली बार नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म की दिखेगी झलक। कोरोना संक्रमण के मामले में भारी उछाल। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2.68 लाख से ज्यादा केस। ओमिक्रॉन के मामले 6000 के पार। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शराब से मौत, जी हां, एक बड़ी खबर नालंदा से सामने आ रही है और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर नालंदा से। संदिग्ध स्थिति में 5 की मौत हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 लोगों का निजी क्लिनिक में चल रहा इलाज। बड़ी खबर नालंदा से। पीड़ित परिवारों ने किया दावा। पीड़ित परिवार ने यह दावा किया है, जहरीली शराब पीने से हुई सभी की मौत। तो एक बार फिर बिहार में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो परिवार के लोग हैं, जो परिजन है, वो ये कह रहे हैं कि शराब पीने से, यानी कि जहरीली शराब पीने से उनकी मौत हुई है। हालांकि 2 लोगों की निजी क्लिनिक में इलाज चल रही है। बता दें आपको कि पूरा मामला मानपुर थाना इलाके का बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की नालंदा से। नालंदा में एक बार फिर जहरीली शराब पीने से मौत का मामला सामने आया है। लगातार सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों को शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए उन्होंने अभियान चलाया। ऐसे में लोग कितने सजग हुए, कितने सतर्क हुए, अधिकारी कितने सतर्क रहे, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और एक बार फिर जहरीली शराब से मौत का मामला बिहार में सामने आ रहा है। तो 2 लोगों का निजी क्लिनिक में इलाज चल रहा है, वही 5 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जहाँ बता दें आपको कि इस पूरे मामले को लेकर एसडीएम भी वहां पहुंचे। उन्होंने भी पूरे मामले की छानबीन की जाने की बात कही है। हालांकि उन्होंने कहा है कि अभी तक जहरीली शराब पीने की पुष्टि नहीं हुई है। और बता दें आपको कि मौत की वजह कुछ और भी उन्होंने बताई है। आपको वो बयान भी सुनाएंगे जिसमें एसडीएम ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर नालंदा से ये सामने आ रही है कि जहरीली शराब पीने से एक बार फिर 5 लोगों की मौत हुई है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन परिजनों का आरोप है। परिजनों ने ये कहा है कि जहरीली शराब पीने से ही ये मौत हुई है। स्पष्ट नहीं है, इसीलिए हम लोग मोटिवेट करने आए हैं इन परिवारजनों को ताकि वो पोस्टमार्टम करवाएं, ताकि हम लोगों को पता चले कि आखिर क्या रीज़न है। एक की मृत्यु पैरालिटिक अटैक बताई जा रही है, उसकी पुष्टि हो चुकी है, लेकिन बाकी 2 जो लोग हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि पोस्टमार्टम हो जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो कि आखिर क्या कारण रहा। सर जानकारी क्या मिली थी सर? इस इलाके में एक साथ 4 लोगों की मौत की जानकारी है। 3 की है खबर, और उसमें जैसे कहा जा रहा था कि शराब पीने या किसी भी ठंड के कारण से भी हो सकती है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। हम लोग इसी कारण चेक करने आए हैं कि आखिर क्या कारण है। हालांकि अभी इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन परिजनों का ये आरोप है। परिजनों का कहना है कि जहरीली शराब पीने की वजह से ही मौत हुई है और 2 लोगों की संदिग्ध स्थिति में अस्पताल में इलाज जारी है। एक बार फिर शराबबंदी की यहां पोल खुलती हुई नजर आ रही है। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहे कितने भी दावे कर ले, अधिकारी चाहे कितने भी बयान दे दे, लेकिन देखिए फिर से बिहार में जहरीली शराब पीने से मौत का मामला सामने आ ही गया है। एक बार फिर से
अब सवालों के घेरे में प्रशासन आ गई है। एक बार फिर से सवालों के घेरे में बिहार सरकार आ गई है। और इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एजाज जी, देखिए बिहार में फिर से एक बार जहरीली शराब से मौत का मामला सामने आ गया है। सूबे के मुखिया लाख दावे करे, लेकिन हर बार जहरीली शराब से मौत का मामला सामने आ ही जाता है। देखिए, हम लोग पहले से कहते आ रहे थे कि समाज सुधार यात्रा सिर्फ ढोंग है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जब तक आप प्रशासनिक व्यवस्था ठीक नहीं करेंगे, जब तक आपका सरकार का एक बाल नहीं बढ़ेगा, तब तक आप शराब के मामले पर बिहार में शराब बेचने से नहीं रोक सकते हैं जी। और जहरीली शराब चुराया जा रहा था बिहार शरीफ के सोसरा थाना अंतर्गत, और वहां पर के लोगों ने बताया है कि ये बहुत पहले से चुराया जा रहा था। स्थानीय प्रशासन को भी सूचित किया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि मिली भगत से सारा काम होता है। और मिली भगत के कारण ही इस तरह की एक नेक्सस और व्यवस्था खड़ी कर दी एजाज अहमद जी, एजाज अहमद जी, कहीं पैरेलल इकोनॉमी का एक आधार बन गया है। और हम लोग पहले से कहते रहे हैं कि बिहार में एक पैरेलल इकोनॉमी शराब के धंधे से शुरू कर दिया गया। उसमें भारतीय जनता पार्टी और जनता दलियों के दोनों के नेता शामिल है, और दोनों नेता कहीं ना कहीं इसको लूट का आधार बनाए हुए हैं, जिस कारण आज बिहार में लोग जहरीली शराब से तिल करके मर रहे हैं और गरीब को शराब के नाम पर जेल के सलाखों में ठूसा जा रहा है। एजाज अहमद जी, एक सवाल अब यहाँ पर ये उठता है कि सूबे के मुखिया यानी कि नीतीश कुमार लगातार उन्होंने अभियान भी चलाया, लोगों को भी जागरूक किया, प्रशासन भी लगातार ये दावे करती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हर बार जहरीली शराब से मौत हो रही है, तो ऐसे में सवाल तो उठते ही हैं। देखिए, हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं कि शराब माफियाओं के संरक्षण में ये सरकार चल रही है। शराब माफिया पूरी तरह से संरक्षित है सरकार के माध्यम से, और सरकार के अंदर के लोग कहीं ना कहीं शराब माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। एक तरफ दूसरे राज्यों से ट्रकों में भर करके शराब आता है, और दूसरी ओर बिहार में स्थानीय प्रशासन के मिली भगत से शराब चुराई का मामला चलता है, और दोनों ओर से पैरेलल इकोनॉमी खड़ा किया जा रहा है। इस तरह की व्यवस्था को समाज सुधार के नाम पर नहीं सुधारा जा सकता है। इस तरह की व्यवस्था को प्रशासन के जो बड़े ओहदेदारान हैं, उन पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक कोई मामला रुक नहीं सकता है। आप थानेदार और चौकीदार को मामला दे करके कहीं ना कहीं अपने चेहरे को छुपाने का प्रयास करते हैं, अपने जो सरकार के कमियां हैं उसको छुपाने का प्रयास करते हैं। सरकार के स्तर से कमियों को रोकने का कोई भी प्रयास। और एक साफ सवाल आपसे पूछना चाहूंगी एजाज अहमद जी, क्या लगता है बिहार में शराबबंदी कानून को पूरी तरीके से लागू करने के लिए बिहार सरकार को क्या कदम उठानी चाहिए? आरजेडी क्या सोचती है? देखिए, आरजेडी का मानना है कि इसके लिए बड़े लोगों को भी जिम्मेवार बनाना होगा। अगर किसी थाने के अंतर्गत थाना अगर शराब बेचवाने में भूमिका उसकी है, तो वहां पर एसपी की भी भूमिका है, वहां पर डीएसपी की भी भूमिका है, वहां पर कमिश्नर की भी भूमिका है, और वहां पर कहीं ना कहीं सचिव स्तर के लोगों की भी भूमिका है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वयं इसके लिए जिम्मेवार बनाना होगा, क्योंकि बाहर से जो शराब आता है उसको रोकने का व्यवस्था तो कहीं ना बिल्कुल। चलिए एजाज अहमद जी, हमसे बातचीत के लिए प्रयास नहीं हो रहा है। जी एजाज अहमद जी, हमसे बातचीत के लिए और अपनी बातें रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आरजेडी साफ तौर पर कह रही है कि अधिकारियों पर भी नकेल कसने की जरूरत है। अगर ऐसी घटना हो रही है तो इसमें एसपी, डीएम सभी लोगों की संलिप्तता है, और ऐसे में आरजेडी का ये कहना है कि जब तक अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू सफलतापूर्वक नहीं होगी। कल दारू पिए थे तो 11 बजे रात को पेट में दर्द, पूरा हाथ गोड़ खींचने लगा। उसके बाद हम 1 बजे ले गए हॉस्पिटल। उसके बाद जवाब खाना ना खा
के गेलखिन दारू रूपी के एलखिन तो फिर उल्टी पुल्टी करे लगलखिन। उल्टी पुल्टी करे लगलखिन तो दवा वाला के दिली तो कम गेलन। आ फिर एकदम 2 बजे रात से एकदम खूब गर्मी नियन आ गलन। आ गर्मी नियन आ गए तो डॉक्टर ही नहीं गई तो डॉक्टर देखलखिन, दिनेश डॉक्टर ही नहीं गई तो फिर रेफर करखिन के सरकारी, तो सरकारी से वहाँ पापुरी पे रेफर करालखिन तो वह 2 गो सुइया दिलखिन, कहलखिन पापुरी ले जाइए, घर एलखिन खत्म हो गए। नालंदे नहीं है, ये लगभग सारे जिला में है। पुलिस भी बेबस है, क्या करेगा पुलिस? सरकार की नीति गलत है। एक तरफ आप कहते हो। चलिए, खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राम सागर सिंह जुड़ गए हैं। राम सागर जी, एक बार फिर से बिहार में जहरीली शराब से मौत का मामला सामने आया है और हमने आरजेडी प्रवक्ता से बात की है। उन्होंने बोला है कि बीजेपी और जेडीयू की संरक्षण में ही ऐसी घटनाएं घट रही हैं, शराब माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। और माफिया तो आरजेडी में हुआ करते थे, ये बीजेपी और जदयू का कहाँ बात कर रहे हैं। शराब माफिया के पैसे से राजद की पार्टी चलती है, बालू माफिया से राजद की पार्टी चलती है। ये पूरे बिहार के लोगों को जानकारी है, पूरे देश के लोगों को जानकारी है कि कौन माफिया के पार्टी के पैसे से कौन सी पार्टियां चल रही हैं। इसलिए इस पर वो बयान नहीं दे और अपने गिरेबान में झांक कर देखे। चलिए राम सागर सिंह जी, ये बताइए कि बिहार में जो ये नया मामला सामने आया है नालंदा से, इसमें परिजन कह रहे हैं कि जहरीली शराब से मौत हुई है। एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं शराबबंदी कानून को सफलतापूर्वक लाने के लिए, लेकिन फिर भी बिहार में जहरीली शराब से मौत हो रही है, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? ये तो अभी जो मेडिकल रिपोर्ट आना होगा उसका, फॉरेंसिक का जी, उस रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि वो शराब से मौत है या किस वजह से मौत हुआ है। एक छोटा सा सवाल आपसे, मौत हुई, अगर शराब से मौत हुई होगी तो ये दुखदाई खबर है। बिल्कुल। राम सागर सिंह जी, एक छोटा सा सवाल आपसे लेना चाहेंगे, हमने आरजेडी से भी पूछा है। देखिए, लगातार बिहार में शराबबंदी कानून को सफलतापूर्वक बनाने के लिए प्रशासन भी कह रही है कि वो काम कर रही है, सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कह रहे हैं, लेकिन क्या शराबबंदी को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए कौन सा कदम सही रहेगा उठाने के लिए? क्योंकि जो अभी किया जा रहा है ये तो लगता है कि कहीं ना कहीं विफल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हर दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं शराब माफियाओं द्वारा, अगर बात करें, या फिर अब देखिए ताजा मामला नालंदा से सामने आ गया है। तो ऐसे में क्या वो रुख अपनाना चाहिए जिससे साफ तौर पर बिहार में शराबबंदी कानून लागू हो सके? नहीं, देखिए, कहीं कोई असफलता होती, हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है किसी भी चीज में जी। तो इसमें भी सुधार की गुंजाइश हो सकती है। वो जनता के तरफ से भी सुधार की गुंजाइश होती है और प्रशासन की तरफ से भी सुधार की गुंजाइश होती है। दोनों तरफ से सुधार की गुंजाइश है और दोनों तरफ से सुधार का गुंजाइश जो है उसमें उसको करना चाहिए। चलिए राम सागर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बीजेपी प्रवक्ता ने साफ तौर पे कहा है कि सुधार की गुंजाइश है, हालांकि सत्ता में ही बैठे हुए हैं और इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमियां तो जरूर है। और जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो आरोप प्रत्यारोप तो विपक्ष और पक्ष की तरफ से सामने आते ही रहते हैं, लेकिन ये ताजा मामला नालंदा से सामने आया, जहां परिजनों ने, आपने वो बयान भी सुना जिसमें परिजनों ने साफ तौर पर यह कहा है कि जहरीली शराब पीने की वजह से जब वो घर आए तबीयत बिगड़ी और फिर मौत हो गई। हालांकि अब ये पूरा मामला जो है वो जांच का विषय है, जांच की जा रही है और क्या कुछ बातें निकलकर सामने आएगी ये भी देखना बेहद अहम होगा। लेकिन बिहार में शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ती हुई साफ तौर पर देखी जा रही है। आए दिन शराबबंदी कानून पर सवाल उठ रहे हैं और जब नालंदा से ये ताजा मामला सामने आया है तो ये जांच का विषय है। हालांकि आरोप की अगर हम बात करें तो ये लगातार लग रही है कि जहरीली शराब पीने से ही मौत हुई है। अब जांच होगी और तब ये पता चलेगा कि आखिरकार जहरीली शराब से मौत हुई है या नहीं हुई है। लेकिन सवाल यहां पर प्रशासन से भी और सवाल यहां पर सरकार पर भी जरूर उठता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह, आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 150 से अधिक स्टार्टअप कारोबारियों से बातचीत करने वाले हैं और अब से थोड़ी देर में यह शुरू भी हो जाएगा। कृषि, स्वास्थ्य, उद्यम प्रणाली, अंतरिक्ष, उद्योग 4.0, सुरक्षा, फिटनेस, पर्यावरण सहित कई ऐसे विभिन्न मुद्दे हैं जिसको लेकर स्टार्टअप है और इसी पर पीएम मोदी बातचीत करेंगे और भाग लेंगे। बातचीत के दौरान प्रत्येक ग्रुप बताए गए मूल विषय पर प्रधानमंत्री के समक्ष एक प्रस्तुति देंगे। बातचीत का उद्देश्य यह समझाना है कि देश में नवाचार पर जोर देकर स्टार्टअप उद्योग किस प्रकार राष्ट्रीय जरूरतों के प्रति अपना योगदान दे सकता है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कोविड प्रोटोकॉल को तोड़कर रैली का आयोजन किया था। इस रैली में हजारों की संख्या में भीड़ लगी थी। लखनऊ में शुक्रवार को ये सब जो हुआ उसके खिलाफ एक्शन भी हुआ है। लखनऊ की डीएम के मुताबिक समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में आदर्श आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया। पुलिस ने रैली के करने के आरोप में लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में महामारी एक्ट के तहत 2000 से ज्यादा समाजवादी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। एफआईआर फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ भी दर्ज हुई है, नामजद नहीं है। इतना ही नहीं, पुलिस पर भी एक्शन हुआ है। चुनाव आयोग ने गौतमपल्ली इलाके के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही लखनऊ के एसपी से भी जवाब मांगा गया है। उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत भारत के 5 राज्यों में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इन राज्यों में राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। चुनाव आयोग शनिवार को इन चुनाव को लेकर रैलियों पर रोक लगा सकती है और इसी को लेकर समीक्षा करने वाली है। कोरोना महामारी के कारण आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए 15 जनवरी तक सभी तरह की रैलियों पर रोक लगा दी थी और सिर्फ वर्चुअल कैंपेन की इजाजत दी गई थी। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के तहत राजनीतिक दलों द्वारा कोई भी पद यात्रा, साइकिल यात्रा या रोड शो निकालने पर रोक है। बताया जा रहा है कि आयोग कोरोना वायरस के प्रसार और इसके नए स्वरूप ओमिक्रॉन के बारे में सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेगा। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनीतिक दलों से यह आग्रह किया था कि वे डिजिटल माध्यम से प्रचार करें। उन्होंने यह भी कहा था कि सरकारी प्रसारक दूरदर्शन के माध्यम से चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों को मिलने वाले समय को दुगुना किया जाएगा। सेना दिवस के मौके पर आज थल सेना की ताकत दिखाने को मिलेगी और हालांकि आपको बता दें कि जो कार्यक्रम है वो शुरू भी हो चुका है। इस मौके पर थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे राजधानी दिल्ली में कैंट स्थित किरियप्पा ग्राउंड में परेड की सलामी लेंगे। और देखिए, ये वो तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर जो कार्यक्रम है वो शुरू हो गया है। किरियप्पा ग्राउंड है और यहाँ पर जो परेड है वो शुरू हो चुकी है। इस साल ये परेड इसलिए खास है क्योंकि पहली बार भारतीय सैनिकों की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म की झलक देखी जा रही है। डिजिटल पैटर्न पर NFIT द्वारा तैयार की गई ये यूनिफॉर्म सैनिक युद्ध के मैदान और ऑपरेशनल एरिया में पहना करेंगे। थल सेना प्रमुख सैनिकों को संबोधित भी करेंगे। वहीं खादी से बनी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा सेना दिवस पर राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर प्रदर्शित किया जाएगा। ये खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है। ये राह कोई आसान नहीं। Ladies and gentlemen, today's parade is unique as we have on display vintage weapons and equipment used by the Indian Army from independence till date. Also are the myriad hues of uniform donned over the last 7 decades, from Sam Browns to olive greens, also on display. The transition of weapons, systems and equipment from the 1940s to the present-day contemporary modern equipment. Made in India. सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने सेना दिवस के अवसर पर अपने संदेश में भारतीय सेना की वर्तमान प्राथमिकताओं को रेखांकित किया और भविष्य की योजनाओं का भी संकेत दिया। कुछ ही समय के पश्चात मार्च पास्ट की शुरुआत होगी। परेड कमांडर मेजर जनरल आलोक कक्कड़ जिप्सी पर सधे हुए अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। अनुशासित मार्चिंग दस्ते कुछ ही समय के पश्चात डायस के समक्ष पहुंचेंगे और थल सेना अध्यक्ष को सलामी देंगे। जब साहस के बादल बरसते हैं समर्पण की जमीन पर, बलिदान का आसमान झुकता है पराक्रम के क्षैतिज पर, तब जाकर जन्म होता है सर्वोच्च पराक्रम का। भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा, उसका साक्षी बनता हुआ करियप्पा परेड मैदान, मार्च पास्ट की विधिवत शुरुआत। The soldiers provide a glimpse of the nation's guiding principles of secularism, of a united, brave and strong army, and have always done the country proud.
In the Indian Army, the feeling of brotherhood and esprit de corps binds the soldiers together, leaving no room for disharmony. Today's parade is a window to the multifaceted and dynamic institution of the Indian Army in all its glory and splendor. परेड कमांडर मेजर जनरल आलोक कक्कड़ के ठीक पीछे परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता सूबेदार संजय कुमार परमवीर चक्र, कर्नल डी श्रीराम कुमार अशोक चक्र, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र। सलामी मंच की ओर अग्रसर। This is an interesting picture. In one frame, we see the Indian Army marching towards the future. Right behind it is the 61st Cavalry that represents the past. And of course, our mechanized strength, our present and the future, all in one frame. सलामी मंच के सामने। और चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे। देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में भारी उछाल देखा गया है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोविड-19 के 2,64,202 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इसी दौरान 315 मरीजों की मौत हुई है। मौत के नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण से मरने वालों की संख्या देश में अब 4,85,350 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पूरे देश में दर्ज किए गए कोविड संक्रमण के नए मामले बीते दिन यानी कि गुरुवार की तुलना में 6.7% ज्यादा हैं। गुरुवार को भारत में संक्रमण के 2,47,417 मामले दर्ज किए गए थे। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। यहां अगर बात करें तो 24 घंटे में 43,211 नए मरीज सामने आए हैं, वहीं 19 लोगों की जान भी गई है। तो देश में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि ओमिक्रॉन की भी संख्या अब देश में 4,000 के पार पहुंच गई है। राजस्थान के अलवर में बहुचर्चित दिव्यांग रेप केस में नया मोड़ आया। पुलिस का दावा है कि मेडिकल रिपोर्ट में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जयपुर में नाबालिग का 5 डॉक्टरों की टीम ने मेडिकल जांच की, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया है कि अलवर पुलिस को जो रिपोर्ट मिली है उसमें यह स्पष्ट है कि मूक बधिर नाबालिग से दुष्कर्म नहीं हुआ है। एसपी ने बताया है कि लोकेशन और घटनास्थल के बीच 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है और इसी 10 मिनट में नाबालिग कहां थी और उसके साथ क्या हुआ, इसकी जांच पुलिस कर रही है। बच्ची जिस ऑटो में बैठकर शहर आई थी उस ऑटो को हमने चिन्हित कर लिया है। उस ऑटो ड्राइवर से पूछताछ भी हो गई है। बच्ची अकेले ऑटो में बैठी है अपने घर के पास से और यहाँ शहर में उसको उतारा है। जब बच्ची ऑटो में थी तो अन्य सवारियां भी ऑटो में साथ में थी, जिनसे भी हमारी पूछताछ जारी है। जो ऑटो है उसका भी हमने प्राइमा फेसी एफएसएल टीम से मौका निरीक्षण कराया गया है और ऑटो में भी सेक्सुअल असॉल्ट या इस तरीके की कोई घटना का वहाँ से ओरिजिन हुआ हो ये पुष्टि नहीं हुई है। ऑटो में इस तरीके के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। अलवर में सर्व समाज और सामाजिक संगठन के द्वारा विशाल मशाल जुलूस निकाला गया और आपको बता दें कि अलवर से शहीद स्मारक तक ये जुलूस निकाला गया। दरअसल दिव्यांग बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को लेकर सर्व समाज में गहरा व्यापक रोष व्यक्त किया, जिसको लेकर नांगली सर्किल पर एकत्रित होकर विशाल मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार और प्रशासन को चेतावनी देते हुए शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी की उन्होंने मांग की। बिहार में कोरोना के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 6,541 नए मरीज सामने आए। इसमें राजधानी पटना में सबसे ज्यादा 2116 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं अन्य जिलों की बात करें तो बेगूसराय में 204, नालंदा में 215, सहरसा में 256, मुजफ्फरपुर में 427, भागलपुर में 200,
43 और दरभंगा में 187 मामले सामने आए हैं। फिलहाल प्रतिदिन नए संक्रमितों का आंकड़ा 7000 के पार पहुंच चुका है। भागलपुर के कलेक्टर स्थित DRDA सभागार में वैक्सीनेशन कैंपेन का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्ट्रेट के सभी कर्मियों को बूस्टर डोज दिया गया। वहीं कलेक्ट्रेट के लगभग 100 कर्मचारियों और अधिकारियों को वैक्सीन दिया गया है। इसमें ऐसे भी कुछ कर्मी को वैक्सीन दिया गया है जिन्होंने दूसरा डोज नहीं लिया था। वहीं मीडिया से बात करते हुए भागलपुर DRDA के निर्देशक ने बताया है कि भागलपुर समाहरणालय के जो भी पदाधिकारी और कर्मचारी हैं जिनको डोज नहीं दिए गए थे, उन्हें डोज दी गई है। जो समाहरणालय, हमारे भागलपुर समाहरणालय के जो भी पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका जो तीसरा बूस्टर डोज, जिनका कि 9 महीना हो चुका है, सेकेंड डोज लगाया गया, उनका बूस्टर डोज लगाया गया है। और साथ में अगर कोई छूट गए हैं तो उनका भी सेकेंड डोज भी लगाया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।